हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में, है ना। चलिए, ओके। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब है, बिल्कुल सही, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, है ना। उसके साथ छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अगर कोई बॉडी रुकी है, रेस्ट पर है, तो रेस्ट पे रहने दिया जाए। अगर लीनियर मोशन कर रही है तो जैसे चल रही है वैसे चलने दिया जाए, न तेज किया जाए न धीमे किया जाए। अगर रोटेशन कर रही है, अगर रोटेशनल मोशन में है, तो भी क्या रहे, एकदम वैसे ही रहे। ठीक है, उसके साथ कोई भी चेंज ना किया जाए किसी भी तरीके का। ठीक है, इसके बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कौन सा? static equilibrium, and the second one is dynamic equilibrium। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट से कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। F1 F2 F3 F4 F5 F6, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सारे फोर्सेस लगने के बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट कहाँ रहे, कैसे रहे? रेस्ट पे रहे। किस पे रहे? रेस्ट पे रहे। कहीं अपनी जगह से हिलेगा नहीं है ना। सख्त लौंडा टाइप का ही है। ठीक है, इट विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन। क्लियर? तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल फोर्सेस द बॉडी विल रिमेन इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की कहानी भी कुछ इसी तरह है, बट थोड़ा सा चेंज हो जाता है वहां पे। F1 F2, इसमें भी मतलब मान लेते हैं कि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F3 F4। ठीक है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बट उसके बाद भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे रेस्ट पे नहीं होगा। मोशन, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कौन से मोशन में रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेट से v वेलोसिटी से, ठीक है, तो v वेलोसिटी से ही घूमता रहेगा। ठीक है, अगर एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मतलब घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल, ठीक है, अपने एक्सिस के अबाउट, तो ये सेम स्पीड से घूमता रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां तक कि मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना। तो कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, अब ये बॉक्स ऐसे ही रखा ही हुआ है। ठीक है, तो इसके पैर तो है नहीं कि ये चल के भाग जाएगा कहीं पे। ठीक है, क्या होगा, इसके ऊपर वेट नीचे लगेगा और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ये ग्राउंड इसमें ऊपर की तरफ लगा देगा। और ये इसके ऊपर अब देखिए दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्राउंड फोर्स लगा रहा है, एक ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। दो दो फोर्स तो लग गए, लेकिन क्या ये कहीं जा रहा है? नहीं, कहीं नहीं जा रहा है, यहीं बैठा हुआ है अपने रेस्ट के ही पोजीशन पे। तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया? ये हो गया हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें, जैसे तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आप फॉर एग्जांपल कह सकते हो एरोप्लेन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन जैसा तो नहीं लग रहा है, अरे पता नहीं क्या बन गया, मान लेते हैं एरोप्लेन है। अगर एरोप्लेन है तो, अरे नहीं, बना देते हैं भाई, पर तो होने चाहिए इसके। ठीक है, लेट से ये विंग्स है। ठीक है, तो विंग्स पे क्या होगा, ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगेगा दोनों विंग्स पे, है ना। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से प्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, लेकिन प्लेन का कुछ वेट भी तो होगा भाई, है ना। वेट नीचे की तरफ लग रहा है। अब मान लीजिए हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं बहुत सारे, लेकिन क्या है, क्या ये तेज इसकी स्पीड हो रही है या धीमे हो रही है? नहीं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से उड़ रहा है मान लेते हैं। ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे फोर्स लगने के बावजूद भी इसकी स्पीड क्या है?
कांस्टेंट है, तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, इट इज अंडर डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो इन दो एग्जांपल्स के बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि देयर आर टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कितनी कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। वो कौन सी दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन तो ये है दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि सम ऑफ, ये सम का सिंबल होता है सिग्मा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ओके शुड बी इक्वल टू जीरो। सारे फोर्सेस हम जोड़ दें, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मान लेते हैं 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, ठीक है, 20 न्यूटन यहाँ से लग रहा है, ठीक है, कोई और इसके ऊपर यहाँ पे एक और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, 5 न्यूटन ऐसे लग रहा है, 5 न्यूटन ऐसे लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस हैं, लेकिन क्या नेट फोर्स इसके ऊपर कुछ लग रहा है, नहीं, ये वाला 5 न्यूटन इसको कैंसिल कर देगा, ऊपर का 10 प्लस 10 20 न्यूटन इस 20 न्यूटन को कैंसिल कर देगा, सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या हो गया, फोर्स जीरो। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो, है ना। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे, मान लेते हैं यही ऑब्जेक्ट है कुछ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसे फोर्स है, बहुत सारे कुछ फोर्स हैं, मान लेते हैं ये है पॉइंट जिसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट करता, ठीक है, मान ले यहाँ पे फिक्स है, लेकिन क्या हो कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इन सारे फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट क्रिएट हो ना, नेट मोमेंट जो क्रिएट हो ना वो जीरो हो जाए, ठीक है, नेट मोमेंट जो क्रिएट हो वो जीरो हो जाए। मोमेंट तो हमको पता ही है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मोमेंट। क्लियर यहाँ तक। चलिए इसी के साथ हम अपने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता है कि सम ऑफ, जो अभी हमने पढ़ा वही चीज है, मान लेते हैं, चलिए इधर से पहले देखते हैं, मान लेते हैं इसको, देखिए ये इमेज में क्या दिख रहा है आपको, इधर कुछ स्टोन रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ स्टोन रखे हुए हैं, ये जो स्केल होगा ना, ये जो बैलेंस बनाया हुआ है हमने, ये वाले स्टोन्स क्या करेंगे, इसको इधर पुश करना चाहेंगे, ठीक है, ऐसा होगा तो ये क्या करेगा, इस तरीके से घूम जाएगा, ठीक है, ये वाले स्टोन्स क्या करेंगे, इसको इस तरफ घुमाना चाहेंगे, और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, ये है, लेट से ओ कह देते हैं, ओ क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, यानी कि अगर ये डिसबैलेंस होने का चाहेगा तो किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, ये ओ पॉइंट के अबाउट घूमेगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब अगर हम लेफ्ट वाले को देखें, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट वाले में अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट को किस तरीके से घुमाना चाह रहा है, पॉइंट ओ के अबाउट, ये घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। ये कहां से टर्म आया, क्लॉकवाइज, क्लॉक हैंडल कैसे काम करता, क्लॉक के हैंड्स कैसे चलते हैं, ओके ऐसे चलते हैं, ठीक है, तो यानी कि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या हो गया, क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है कि नेट, या जो अभी हमने पढ़ा, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट्स, इन सारे मोमेंट्स का सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन सब लोग ध्यान रखेंगे, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ये माइंड में रखना है। हम लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये माइनस आएगा, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, तो उस हिसाब से हमको मिलेगा
टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा कि जितना क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए टोटल, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो देखिए जितना एंटी क्लॉकवाइज इसको टर्न कराना चाहेगा उसका अपोजिट उतना ही मोमेंट राइट साइड से लग जाएगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, दोनों अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे और ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मोशन नहीं करेगा, ना लेफ्ट घूमेगा ना राइट घूमेगा। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग जैसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 10 kg का ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये है पिवट पॉइंट हमारा। यहाँ पे हमने 20 kg का ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है और हमसे पूछ ले कि बताइए हम 20 kg को कितना दूर रखें इस राइट साइड पे पिवट पॉइंट के कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हम क्या कहेंगे कि मान लेते हैं लेट से x। अभी हमने क्या देखा कि इसकी वजह से जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होगा वो 20 kg के क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे मोमेंट निकालते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। तो फोर्स कितना है 10 kg का वेट, वेट कैसे निकालते हैं m इंटू जी करके। तो मास 10 इंटू जी की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 सॉरी तो 10। ठीक है, ये तो हमारा वेट आ गया, वेट यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, देखिए फोर्स और ये है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, कितनी है, ये 5 है। परपेंडिकुलर है, देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 5, तो कितना आ गया ये 500 न्यूटन मीटर। ऐसे ही हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका वेट कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। तो मास 20 इंटू जी इज 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमने x माना हुआ है, तो ये आ गया 200x न्यूटन मीटर। और अभी हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के थ्रू क्या पता है, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि 500 इज इक्वल्स टू 200x। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 अपॉन 200। 0 0 will cancel out, 5 by 2 will give us 2.5 मीटर्स। यानी कि इसको अगर हम 2.5 मीटर्स पे रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आई होप इसी के साथ आपको इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।